ये दोस्तों हम लोग पहले कार्य को देखते हैं। कार्य का अर्थ किसी क्रिया के संपादन से होता है। कार्य का अर्थ किसी क्रिया के संपादन से होता है, जैसे कि हल चलाना, लकड़ी काटना, पढ़ाई इत्यादि। अगर हम लोग इसको फिजिक्स भाषा में देखें दोस्तों, तो बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापन करने की क्रिया को ही कार्य कहते हैं। जैसे कि दोस्तों हम कहीं पे बल लगाएं और वो वस्तु विस्थापित हो गया, उसे ही कार्य कहते हैं। जैसे कि इसका फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। क्या होता है, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। यहाँ देखिए W बराबर F इंटू एस, यानी कि W बराबर कार्य, F बराबर बल और S बराबर विस्थापन। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कार्य का एसआई मात्रक। कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता है कि बल का न्यूटन होता है और विस्थापन, बल का न्यूटन होता है और विस्थापन का मीटर होता है। तो न्यूटन हो गया बल का और मीटर हो गया विस्थापन का। तो न्यूटन मीटर। बल का एक और एसआई मात्रक होता है दोस्तों, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन का मीटर होता है। अगर दोनों को हम लोग इंटू करेंगे तो क्या निकलेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे हम लोग एक जूल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जूल भी कह सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग कार्य का सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक क्या होता है दोस्तों, सबसे छोटा रूप। जैसे कि किलोग्राम को हम लोग ग्राम लिख सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और सेकंड तो सबसे छोटा रूप है ये है। तो क्या हो गया कार्य का सीजीएस मात्रक, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे हम लोग अर्ग भी बोल सकते हैं। जैसे कार्य का एसआई मात्रक को हम लोग जूल बोल सकते हैं, उसी तरह कार्य का सीजीएस मात्रक को हम लोग अर्ग बोल सकते हैं। अब एक जूल बराबर दोस्तों, एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। दोस्तों कार्य का विमा सूत्र देखते हैं। कार्य का विमा सूत्र, तो जैसे हम लोग को पता है कि कार्य का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू एम था, और इसका अगर हम लोग पूरा डिटेल्स में निकाले तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसी में से हम लोग को विमा सूत्र निकालना पड़ता है। क्या होगा, किलोग्राम का मास हो जाएगा, उसके बाद मीटर स्क्वायर यानी कि लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड पर पावर -2 है, तो यानी कि टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम पर -2, तो एम एल पर स्क्वायर टी पर पावर -2 हो जाएगा। ये उसका विमा सूत्र हो गया। और कार्य दोस्तों एक अदिश राशि है। कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। जैसे अगर किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं, अगर किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं तो किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन शून्य होगा। जैसे दोस्तों हम लोग अगर दीवार पे धक्का मारेंगे तो दीवार विस्थापन नहीं होगा, और अगर विस्थापन नहीं होगा तो कार्य शून्य होगा। अगर विस्थापन ही नहीं होगा तो कार्य क्या होगा, शून्य तो होगा ही। दूसरा क्वेश्चन, अगर कोई व्यक्ति 10 केजी का बोझा उठाकर अगर कोई व्यक्ति 10 केजी का बोझा लेकर कई वर्षों तक भी खड़ा रहे तो किया गया कार्य शून्य हो गया। दोस्तों क्योंकि वो बोझा को अपने सर पे उठा के रखा है, विस्थापन नहीं किया है, मतलब यहां से वहां नहीं किया, सिर्फ उठा के रख लिया है, कहीं पे खिसका ही नहीं है, वो जरा सा भी नहीं इधर उधर हुआ है, तो क्या होगा, कार्य शून्य होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगर कोई कुल्ली 100 केजी का बोझा लेकर मीलों दूर चलता है तो किया गया कार्य शून्य माना जाएगा, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री का है। बल और विस्थापन का कोण 90 डिग्री का है। दोस्तों अगर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, अगर 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो किया गया कार्य शून्य माना जाएगा, क्योंकि आप देखिए हम लोग पीछे देखे हैं एक फॉर्मूला, W बराबर FS cos थीटा,
यानी कि बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, यहाँ तक तो ठीक है। जैसे cos थीटा का 90 डिग्री का मान लेंगे, जैसे cos थीटा का 90 डिग्री का मान लेंगे तो 90 डिग्री का मान शून्य होता है और सब इंटू होके शून्य बन जाएगा। चाहे मेरा बल कितना भी रहे, विस्थापन कितना भी रहे, शून्य से जब उसका इंटू करेंगे तो वो शून्य हो जाएगा, इसलिए किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। चौथा एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किया गया कार्य शून्य माना जाएगा, क्योंकि उसका विस्थापन शून्य होगा। जहां से वो चला था फिर वहीं आके खड़ा हो गया, जरा सा भी विस्थापन नहीं हुआ, तो किया गया कार्य शून्य होगा। पांचवा पांचवा एग्जाम्पल, किया गया कार्य धनात्मक धनात्मक ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम बल लगाएं किसी वस्तु पे और वो बल की दिशा में विस्थापन हो तो वो किया गया कार्य धनात्मक होगा, और अगर हम बल लगाएं और किया गया कार्य बल की विपरीत दिशा में विस्थापन हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। और अगर हम बल लगाए और विस्थापन हुआ ही नहीं, जैसे दीवार पे बल लगाएंगे तो विस्थापन नहीं होगा, तो किया गया कार्य शून्य होगा। तो कार्य तीनों हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य तीनों हो सकता है। आइए छठा एग्जाम्पल देखते हैं, उठाकर रखने में किया गया कार्य, उठाकर रखने में किया गया कार्य शून्य होगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे हम लोग कोई वस्तु को उठाए और अपना हाथ में ही रख लिए हैं तो कहीं पे तो विस्थापन नहीं हुआ है, वो अपना हाथ में ही रखें तो वो किया गया कार्य शून्य होगा। या फिर हम कोई वस्तु उठा लिए, माथा पे उठा के रख लिए तो और उसी तरह चलते रहे हम, लेकिन उसको कहीं पे विस्थापन नहीं किए, कहीं पे रखे नहीं, तो किया गया कार्य शून्य होगा। अब देखते हैं हम लोग घर्षण बल। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य का मान ऋणात्मक होता है, क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता है कि बल बल के दिशा में अगर विस्थापन हो तो किया गया कार्य धनात्मक होगा, लेकिन घर्षण जो है बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण जो है बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है, इसलिए घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। अगला अगला नोट हम लोग देखते हैं दोस्तों, कार्य शून्य उसी का होगा जहां बल और विस्थापन के बीच का कोण मूलतः 90 डिग्री का होगा। दोस्तों 90 डिग्री का मान कितना होता है, cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो 0 होता है। अब बल और विस्थापन के साथ कुछ भी गुना करें हम लोग और लास्ट में 0 से गुना करेंगे तो वो 0 ही होगा, इसलिए कार्य शून्य उसी का होगा जिसका दो वस्तुओं के बीच का कोण 90 डिग्री हो। हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे नॉमरिकल आ गया दोस्तों। जैसे क्वेश्चन है दोस्तों, अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर आरोपित होता है और वह वस्तु क्षैतिज से 5 मीटर विस्थापित होता है तो किया गया कार्य क्या होगा। जैसे कि आप लोग को पता है W बराबर FS cos थीटा होता है। यहाँ पे बल कितना दिया है, 10 न्यूटन दिया है, विस्थापन कितना दिया है, 5 मीटर दिया हुआ है, और cos थीटा cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। तो कितना हो गया दोस्तों, W बराबर 50√3/2, और जब 2 को 50 को 2 से काटे तो क्या हो गया मेरा, W बराबर 25√3। आइए दोस्तों हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है और वह वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होता है तो किया गया कार्य। अगर दोस्तों कहीं पे थीटा का मान नहीं दिया रहे तो हम लोग अपने मन से 0 डिग्री मान लेंगे, थीटा का मान 0 डिग्री मान लेंगे। तो कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बल गुने विस्थापन इंटू cos थीटा। तो बल कितना है 10 न्यूटन, तो लिख दिए 10 न्यूटन। उसके बाद विस्थापन कितना है 5 मीटर, लिख दिए 5 मीटर, और cos 0 डिग्री बैठा दिए। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, cos 0 डिग्री का मान होता है 1, तो इंटू कर दिए 50 इंटू 1 बराबर कितना निकला, वर्क बराबर कितना निकला 50। अब हम लोग कार्य देख चुके हैं, अब हम लोग
ऊर्जा देखेंगे, कार्य के बाद ऊर्जा देखेंगे दोस्तों। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये बहुत कंफ्यूजन वाला चीज है दोस्तों। इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखने के लिए हम लोग छऊ याद रखेंगे। छऊ, जैसे कि आप लोग को पता है झारखंड का एक नृत्य है छऊ, तो छऊ याद रखेंगे। छ फॉर क्षमता और ऊ फॉर ऊर्जा। छऊ, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सभी प्रकार की ऊर्जा का एसआई मात्रक, सभी प्रकार की ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। जितना भी ऊर्जा आता है दोस्तों, कोई भी, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा रहे, द्रव्यमान ऊर्जा रहे, सौर ऊर्जा रहे, जितना भी ऊर्जा है उसका एसआई मात्रक जूल होता है। अगर सीजीएस मात्रक में पूछे तो उसका अर्ग होगा। लेकिन अगर वाणिज्य में पूछा जाए तो किलोवाट घंटा, वाणिज्य में पूछा जाए तो किलोवाट घंटा। जैसे कि हम लोग बिजली का यूज करते हैं, बिजली का खपत करते हैं, तो उसका मापन क्या चीज में होता है? किलोवाट घंटा में, वो वाणिज्य में आ जाता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और सभी प्रकार के ऊर्जा जो है वो अदिश राशि होते हैं। तो क्या बोले दोस्तों? सभी प्रकार के जो ऊर्जा है वो अदिश राशि होते हैं। अब ऊर्जा विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे द्रव्यमान ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, नाभिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रसायन ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, उष्ण ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, बहुत तरह के ऊर्जा होते हैं। अब हम लोग द्रव्यमान ऊर्जा देखेंगे। प्रत्येक द्रव्य में उसके द्रव्यमान के कारण उसमें ऊर्जा संचित होता है, उसे द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। इसका एक समीकरण दिया गया है दोस्तों, E = mc²। E फॉर एनर्जी, M मास हो गया और C प्रकाश का वेग। यह समीकरण किसने दिया था दोस्तों? यह समीकरण आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। E = mc का समीकरण किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। इसे ही द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहा जाता है। इसे सापेक्षिक सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या? सापेक्षिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे आपेक्षिक सिद्धांत भी कहा जाता है। आपके पास जो ऑप्शन में रहेगा वही आप लोग मारिएगा। आइंस्टीन द्वारा दिया गया द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण क्या है? E = mc²। इसे ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जाता है। आइंस्टीन द्वारा दिया गया समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण E = mc², इसे और किस नाम से जाना जाता है? अपेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है, सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है, या फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं नाभिक की ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा, ये द्रव्यमान ऊर्जा से ही प्राप्त होता है। नाभिक की ऊर्जा या फिर परमाणु ऊर्जा, ये द्रव्यमान ऊर्जा से प्राप्त होता है। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का होता है। एक होता है गतिज ऊर्जा और एक होता है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों मिला के आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। अब हम लोग गतिज ऊर्जा को देखेंगे। गतिज ऊर्जा, गति करने वाली वस्तु में गतिज ऊर्जा होता है। गति करने वाली वस्तु में गतिज ऊर्जा होता है। m द्रव्यमान की कोई वस्तु अगर v वेग से गतिशील हो तो उसे गतिशील वस्तु कहेंगे। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv², जहां m क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया और v क्या हो गया? वेग हो गया। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। किसका? तो ऊर्जा का हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। कुछ प्रमुख प्रकार के ऊर्जा हम लोग देखेंगे, जैसे गैर परंपरागत ऊर्जा या फिर अपरंपरागत ऊर्जा। इसे नवीकरणीय ऊर्जा भी कहा जाता है, इसे अक्षय ऊर्जा भी कहा जाता है। इसका मतलब हुआ जिसे कभी क्षय नहीं किया जा सकता है। गैर परंपरागत का मतलब क्या होगा? जिसे कभी क्षय नहीं किया जा सकता है, जो कभी खत्म ना हो। जैसे भूतापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा। इसमें से कुछ कंफ्यूजन है दोस्तों, कुछ
कुछ स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है, जैसे भूतापीय ऊर्जा क्या होता है। भूतापीय ऊर्जा वो ऊर्जा होता है, ये जमीन के अंदर का ताप ही होता है। जमीन के अंदर जो ताप रहता है उसे पाइप के द्वारा निकाला जाता है, उसे पाइप के द्वारा निकाला जाता है और उससे जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। ज्वार ऊर्जा, जो ज्वार उठता है समुद्र में, उससे जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे ज्वार ऊर्जा कहा जाता है। और ये सब ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होता है, ये हमेशा चलते रहता है, इसलिए इसे नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं, हमेशा नया बनते रहता है। उसके बाद एक होता है परंपरागत स्रोत का ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा, इसे अनवीकरणीय ऊर्जा भी कहा जाता है या फिर इसे क्षय ऊर्जा भी कहा जाता है, यानी कि ये खत्म होता है, हमेशा खत्म होते जाता है। जो पहले से प्रयोग में लाया जा रहा है और नष्ट होने वाला है उसे ही परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, तेल, नाभिक की ऊर्जा, ये सब खत्म होने वाला है। ज्यादा यूज होने के बाद ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जैसे आगे चल के कोयला भी समाप्त हो जाएगा, पेट्रोल भी समाप्त हो जाएगा, ये सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अब फिर से हम लोग न्यूमेरिकल में आ गए। चलिए तो देखते हैं न्यूमेरिकल को। अगर किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगी। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कितनी गुना बढ़ जाएगी, कितनी गुना हो जाएगी ये नहीं पूछा है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। हम लोग सबको एक मान लेते हैं, m बराबर भी एक मान लेते हैं और v बराबर भी एक मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका मान, तो हो जाएगा 0.5। अब बोल रहा है कि वेग को 2 गुना कर दिया जाए, पहले एक माने, अब वेग कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अब जैसे इसको 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा इसका 1/2 m, तो 1 था ही, और v क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। अब यहाँ 2 और 2 कट गया, यहाँ से कटा तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 को काट दिए तो कितना हो जाएगा 2। तो कितना गुना बढ़ गया दोस्तों, कितना गुना, ऐसे दिख तो रहा है 4 गुना, लेकिन बढ़ा कितना है, तो 3 गुना बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 3 गुना बढ़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ गया कितना, 3 गुना। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि कितना गुना हो गया तो हो जाता है ये 4 गुना। अब हम लोग देखते हैं संवेग, संवेग के बारे में। संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताते हैं। संवेग वह भौतिक राशि है जो गति के मात्रा को बताते हैं। संवेग बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुने वेग। क्या होता है, संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान गुने वेग। तो इसका ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा किलोग्राम, और वेग का क्या होता है, वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब इसका विमा सूत्र देखें तो किलोग्राम का क्या होता है, m होता है, मीटर का क्या होता है, l होता है, और सेकेंड प्रति सेकेंड है यानी कि l पर पावर -1। तो ये हो गया उसका विमा सूत्र। और संवेग एक सदिश राशि है दोस्तों, संवेग एक सदिश राशि है। संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध, संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध देखते हैं। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 mv²। अब अगर हम लोग m और m से इंटू कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं ये, क्योंकि इसको अगर काटेंगे तो एक ही आएगा। जब इसको 1/m × m से इंटू कर दिए तो क्या हो गया, यहाँ पे m का स्क्वायर और v का स्क्वायर बाय 2m। अब m का स्क्वायर और v का स्क्वायर, हम लोग संवेग बराबर जानते हैं कि संवेग बराबर क्या होता है मेरा mv होता है। तो mv के जगह पे हम p लिख सकते हैं, तो p और स्क्वायर है तो p स्क्वायर और नीचे क्या है 2m। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर एक और फॉर्मूला निकल के आया p²/2m। तो अगर पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है
तो आपके पास दो फार्मूला आ गया। एक फार्मूला क्या है 1/2 mv² और दूसरा क्या है p²/2m। दो फार्मूला आ गया। तो अगला जो न्यूमेरिकल है उसको हम बोर्ड पे बताते हैं। चलिए ठीक है, तो हम लोग न्यूमेरिकल को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु का संवेग में अगर किसी वस्तु के संवेग में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम लोग को संवेग का चर्चा कर दिया। हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़े थे। क्या होता है फार्मूला, एक होता है 1/2 mv² और एक क्या होता है p²/2m, यानी p इक्वल टू संवेग। यहाँ पे संवेग तो हमको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हमको संवेग नहीं दिख रहा है, यानी कि ये फार्मूला से हम लोग बनाएंगे, ये फार्मूला से बनाएंगे। तो बोला क्या कि संवेग में अगर 10% की वृद्धि कर दी जाए, संवेग में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो पहले हम लोग मानते हैं संवेग 10। अब इसका 10% वृद्धि कर दिए तो क्या बन गया 11 बन गया। अगर संवेग को हम 10 माने तो क्या हो जाएगा, और m बराबर 1 ही मानेंगे, m बराबर 1 मान लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 × 1 और यहाँ पे 11 का स्क्वायर बाई 2 × 1, यहाँ पे क्या आएगा 100/2 और यहाँ पे 121/2। अब यहाँ पे 50 आया, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया 60.5। तो कितना का वृद्धि हुआ यही पूछ रहा हमसे कि गतिज ऊर्जा, ये भी इसका गतिज ऊर्जा निकला, ये भी इसका गतिज ऊर्जा निकला, तो पूछा कि कितना का वृद्धि हुआ, तो कितना परसेंट का वृद्धि हुआ। इससे पहले हम लोग निकालेंगे कि कितना का वृद्धि हुआ, तो कितना का वृद्धि हुआ 10.5 का। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से इंटू किस में वृद्धि हुआ तो 50 में वृद्धि हुआ। कितना परसेंट का वृद्धि हुआ तो 21% का वृद्धि हुआ, 21% का वृद्धि हुआ। इसका आंसर 21 होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44% की वृद्धि हो जाए तो उसके संवेग में कितने परसेंट का बदलाव होगा। इस बार संवेग के बारे में पूछ दिया, तो क्या होता है फार्मूला, इसका सेम फार्मूला रहेगा p²/2m। मान लेते हैं हम लोग, फिर से संवेग मान लेते हैं, यहाँ पे 10 पहले मान लिए 10, तो कितना निकलेगा 100, स्क्वायर करेंगे तो 100, m को 1 ही मानेंगे बाई 2, कितना आ गया 50। अगर संवेग मेरा 10 है तो मेरा काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 50 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में 44% की वृद्धि। अब इसमें अगर 44% की वृद्धि कर दिया जाए तो कितना बढ़ेगा 22। तो अब काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा मेरा 72। अभी कितना था 50, अब कितना बन गया ये 72 बन गया। तो पूछ रहा है कि संवेग में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। चलिए संवेग में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी, संवेग हम लोग x मान लिए, x का स्क्वायर बाई 2 × 1, तो 2 इधर जाके इंटू होगा तो कितना होगा 144 बराबर x²। x बराबर कितना निकला 12। तो पूछा संवेग में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो पहले संवेग मेरा कितना था 10, अब कितना हो गया 12, यानी कि 2 की वृद्धि हुई। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से इंटू, बाकी किस में वृद्धि हुआ 10 में। कितने परसेंट की वृद्धि हुई तो 20% की वृद्धि हुई। थैंक यू दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का अगर संवेग स्थिर हो तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। संवेग स्थिर कर दिया दोस्तों, इसमें संवेग को स्थिर कर दिया, तो देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। फिर से संवेग का ही फॉर्मूला लगेगा p²/2m। इसमें संवेग बराबर है और द्रव्यमान
अलग अलग है। अब इसका अगर हम लोग फार्मूला देखें तो क्या हो जाएगा, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि m विथ कर्मानुपाती है काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि आप देख लीजिए बटे में है ये, यानी कि आप कुछ भी चीज मान लीजिए, यहाँ पे अगर 10 है और नीचे अगर मेरा 2 है तो आया कितना, 5 आया। अब यहीं पे अगर द्रव्यमान को हम वृद्धि कर दें, 10 है, द्रव्यमान को वृद्धि कर दें, जैसे इसको 5 बना दें तो घट के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि द्रव्यमान में अगर वृद्धि आया तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, क्योंकि ये बटे में आएगा, जब भी द्रव्यमान आएगा बटे में आएगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि बटे में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसका द्रव्यमान कम होगा, जैसे एक का द्रव्यमान अगर 2 है तो इसका काइनेटिक एनर्जी 5 आया, दूसरा का द्रव्यमान अगर 5 है तो उसका काइनेटिक एनर्जी 2 आया। यहाँ से हमको दिख रहा है कि जिसका द्रव्यमान कम है उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा। बस यही चीज़ हम लोग से पूछा गया है कि क्वेश्चन में क्या है, दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का अगर संवेग स्थिर हो तो गतिज ऊर्जा, संवेग तो हम दोनों का 10 ही माने हैं, तो ऑप्शन में है हल्के वाले का अधिक हो जाएगा। गतिज ऊर्जा हल्के वाले का अधिक होगा, बिल्कुल होगा। देखिए अधिक वाला इसका अगर द्रव्यमान अधिक है तो इसका 2 ही निकला, हल्के वाला का कितना निकला, 5 निकला, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। हल्के वाले का अधिक गतिज ऊर्जा होगा, हल्के वाले का अधिक गतिज ऊर्जा होगा। अब अगर इसको हम लोग फार्मूला पे बनाने जाएंगे तो भी बनेगा, जैसे कि एक बार हम द्रव्यमान 1 मान लेते हैं, एक वस्तु का द्रव्यमान 1 मान लेते हैं, एक वस्तु का द्रव्यमान 2 मान लेते हैं, और इसको तो सेम ही रखना है। चलिए इसको मान लेते हैं हम 2, संवेग बोला है कि बराबर है तो इसलिए 2 मान लिए। संवेग को जैसे 2 माने तो 2 दूनी 4 हो गया, और नीचे 2, एक द्रव्यमान का मान रखे हम 1, और दूसरा क्या रखे, दूसरा संवेग तो सेम है, 2 का तो स्क्वायर किए तो कितना आया 4, उसके बाद 2, और द्रव्यमान क्या रख लिए, इससे ज़्यादा रखे यानी कि 2 रख लिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4/4। जब इसको काटेंगे तो इसका आएगा 2, इसको काटेंगे तो 1। आप देखिए दोस्तों, छोटा द्रव्यमान का गतिज ऊर्जा अधिक है, बड़ा द्रव्यमान का गतिज ऊर्जा कम है। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, चाहे आप ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा समान है तो संवेग, संवेग के बारे में पूछा है दोस्तों। क्या होता है फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी बराबर p², यानी कि संवेग का स्क्वायर बाय 2m। इस बार ये पूछ दिया गया है, बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी समान है। एक क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर वित्त कर्मानुपाती होता है द्रव्यमान का, और एक क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी समानुपाती होता है संवेग का। क्योंकि आप देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर P दिख रहा है और काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/m भी दिख रहा है। अगर संवेग बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा। ये तो पहले ही आप लोग को बता दिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि अगर संवेग बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। अब इसको कैसे हम लोग देखेंगे, थोड़ा प्रूव करते हैं। जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 2 है, यहाँ पे 2 है, और अब कर दिए 4, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। 2m को 1 मान लेते हैं, यहाँ पे भी m को 1 मान लेते हैं। 2 दूनी 4/2, 4×4 16/2 और यहाँ पे 8 आया, बड़ा हुआ क्या नहीं। तो यानी कि अगर संवेग बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, अगर द्रव्यमान घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। इसका एक नोट दिया हुआ है, अगर काइनेटिक एनर्जी समान हो तो होगा जो होना चाहिए
और समान नहीं रहने पर वो उल्टा होगा। ये चीज हम बोर्ड पे बताएंगे दोस्तों, इसका कहने का अर्थ क्या है। अब हम लोग स्थितिज ऊर्जा को देखेंगे। किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो, पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई पर स्थित हो, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तथा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर स्थित हो, तो स्थितिज ऊर्जा जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी, क्या होता है, m g h। m द्रव्यमान, g गुरुत्व त्वरण और h हाइट। इसका फॉर्मूला यही होता है दोस्तों। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। अब देखते हैं हम लोग आगे का क्वेश्चन। जैसे स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल, जो बांध बना हुआ रहता है दोस्तों, वो जो पानी रुका हुआ रहता है वो स्थितिज ऊर्जा के कारण रुका हुआ रहता है। तना हुआ धनुष, तना हुआ गुलेल, ये सब स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। स्प्रिंग, स्प्रिंग भी एक स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। अब यहाँ पे फिर से न्यूमेरिकल आ गया, तो चलिए इसको भी हम लोग बोर्ड पे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम लोग स्प्रिंग वाला क्वेश्चन में आते हैं। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी क्या हम लोग पढ़े थे, 1/2 के जो एक नियतांक है x का स्क्वायर। ये जो x है ये क्या है, तो स्प्रिंग में जो परिवर्तन आया है वही है। स्प्रिंग को जैसे हम लोग खींचे, पहले था वो कितना, 10 सेंटीमीटर, इसको खींच के अगर हम 15 सेंटीमीटर कर दिए तो कितना खींचे, 5 सेंटीमीटर, तो वही है x। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन, अगर किसी स्प्रिंग की लंबाई 60 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर कर दी जाए, 60 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर कर दिया, तो x बराबर कितना निकला, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तथा स्प्रिंग का नियतांक, स्प्रिंग का नियतांक 100 न्यूटन है। तो हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी, क्या हो जाएगा, 1/2 नियतांक यानी कि के बराबर कितना दिया हुआ है, के बराबर 100 न्यूटन दिया हुआ है। उसके बाद x कितना है, 10 का स्क्वायर है, लेकिन दोस्तों क्या है, ये सेंटीमीटर में है। इसको मीटर में लाने के लिए 100 से इनटू, और इसका क्या है, स्क्वायर है। 0 0 खत्म, आप क्या, 1/2 इंटू 100 टू 1/100, ये खत्म, कितना आ गया, 0.5 एनर्जी है, यानी कि जूल। 0.5 जूल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आया समझ में। अब आते हैं हम लोग स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा को देखते हैं। अब हम लोग स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा को देखते हैं। अगर किसी स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन x हो और स्प्रिंग नियतांक का मान k हो, तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा दोस्तों, 1/2 के एक्स स्क्वायर। के जहाँ पे एक नियतांक है और x क्या है, स्प्रिंग में जो मान परिवर्तन हुआ है वो x हुआ। इसमें भी न्यूमेरिकल आ गया। इस चैप्टर में सिर्फ न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है। ये जो ट्रिक दिया है दोस्तों,
इससे तो हमको नहीं लगता कि कोई काम पड़ेगा हम लोग को। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एच अगर जीरो रहे, एच अगर जीरो रहे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, होगा ही दोस्तों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, एम जी एच, एम जी एच होता है। अगर एच यहाँ पे जीरो रखे तो इंटू करेंगे तो जीरो ही होगा, सारा चीज़ जीरो ही होगा। अब अगर काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा को हम लोग देखें और अगर भी जीरो रहे तो मेरा काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। अगर भी ही मेरा जीरो रहे तो जितना भी सारा चीज़ से इंटू होगा सब जीरो हो जाएगा। तो ये चीज़ हमको नहीं लगता है कि किसी को जानने का जरूरत पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं स्थितिज ऊर्जा का कुछ उदाहरण, जैसे कि तना हुआ धनुष या स्प्रिंग, उसके बाद दबा हुआ गद्दा, वो स्थितिज के कारण ही दबा हुआ रहता है, फिर अपने जगह पे आ जाता है। छत, हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर, यह स्थितिज ऊर्जा है क्योंकि वो फेंका नहीं है, तान के खड़ा है, कभी भी फेंक सकता है। छत में लटका हुआ पंखा, ये भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। आकार में बदलाव के कारण, कोई भी चीज़ का अगर आकार बदला हुआ है तो वो स्थितिज ऊर्जा के कारण बदलता है। शरीर में प्रतिष्ठा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, ये भी एक स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। कॉइल स्प्रिंग को दबाए या फैलाने से गतिज ऊर्जा बढ़ता है। जैसे हम लोग स्प्रिंग को दबाते हैं या फिर उसको फैलाते हैं तो उसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। बांध में भंडारित पानी, ये गतिज ऊर्जा के कारण, स्थितिज ऊर्जा के कारण ही रहता है। चाबी वाली घड़ी या खिलौना स्थितिज ऊर्जा के कारण ही चाबी में संचित रहता है, उसको जब खोल दिया जाता है, चाबी को छोड़ दिया जाता है तो वो चलने लगता है। उसके बाद तना हुआ गुलेल, ये भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। अब हम लोग गतिज ऊर्जा का उदाहरण देखेंगे। जमीन पे दौड़ता हुआ लड़का, मतलब जो गति कर रहा है वो गतिज ऊर्जा में आएगा। चलती हुई बस या ट्रेन, उसके बाद रनवे पे चलता हुआ एरोप्लेन, सब गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। हम लोग आंतरिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में जानेंगे, जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों में आता है। जैसे छत पे दौड़ता हुआ लड़का, जैसे छत पे वो खड़ा है, वो छत पे खड़ा है तो वो स्थितिज हो गया, और छत पे दौड़ रहा है तो वो गतिज हो गया। यानी कि ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों में आ जाएगा, यानी इसे यांत्रिक ऊर्जा में हम लोग बोल सकते हैं। चलता हुआ पंखा, वो लटका हुआ है तो वो स्थितिज हो गया, और चल रहा है वो गतिज हो गया। उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, ये यांत्रिक ऊर्जा में आ जाता है। लुढ़कती हुई वस्तु, ये यांत्रिक ऊर्जा में आ जाती है, क्योंकि जब लुढ़कती है तो कुछ पॉइंट सेकंड के लिए वो रुकता है, उस समय वो स्थितिज ऊर्जा में आ जाता है। उड़ती हुई पतंग, ये भी यांत्रिक ऊर्जा में आती है। चलती हुई बस या ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति, जैसे अगर ट्रेन चल रहा है तो वो गतिज कर रहा है, हम बैठे हुए हैं तो हम स्थितिज में हैं, तो इसलिए ट्रेन पे बैठा हुआ लड़का वो यांत्रिक ऊर्जा में गिनती आता है। अब हम लोग ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत देखेंगे। अब हम लोग ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत देखते हैं। ऊर्जा ना उत्पन्न की जा सकती है और ना उसे नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। तो आइए हम लोग कुछ ऊर्जा के स्वरूप में परिवर्तन देखते हैं। ऊर्जा के स्वरूप में परिवर्तन, जैसे विद्युत सेल क्या करता है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत सेल क्या होता है, जैसे हम लोग घर में बैटरी का यूज करते हैं, वो विद्युत सेल है। उसमें हम लोग पानी भरते हैं और वो रासायनिक ऊर्जा को लेता है और हम लोग को क्या देता है, विद्युत ऊर्जा देता है। हम लोग लाइट वाइट भी उससे जला सकते हैं। उसके बाद लाउड स्पीकर यानी ये विद्युत ऊर्जा को लेता है, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को लेता है, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद माइक्रोफोन, ये ध्वनि ऊर्जा लेते हैं और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा लेते हैं और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब ये टरबाइन या डायनेमो शायद आप लोग नहीं देखे होंगे, ये पहले साइकिल में लगाया जाता था। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। साइकिल में लगाया जाता था और साइकिल का चक्का घुमाते थे
तो वह डायनेमो भी घूमता था और बल्ब जलता था। उसके बाद विद्युत जनरेटर ये भी यांत्रिक ऊर्जा लेता है और विद्युत ऊर्जा देता है। हम लोग जैसे हम लोग जनरेटर से क्या लेते हैं, विद्युत ही लेते हैं। उसके बाद विद्युत मोटर को देखेंगे, ये विद्युत ऊर्जा को लेता है। हम लोग घर में कोई मोटर लगाते हैं तो वो विद्युत ऊर्जा लेता है और आंतरिक ऊर्जा देते हैं हम लोग को। उसके बाद विद्युत बल्ब, ये विद्युत ऊर्जा को लेता है, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा दोनों देता है। वो लाइट भी देता है हम लोग को और ऊष्मा भी देता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, जहाँ पे भी फोटो आ जाएगा दोस्तों तो वो प्रकाश ऊर्जा हो जाएगा। कौन सा? प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में बदल दिया, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। अब हम लोग वाद्य यंत्र को देखेंगे, वाद्य यंत्र को। तो वाद्य यंत्र जितना भी है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। अब बारिश को देखेंगे, ये स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देता है, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देता है। जैसे कि बादल ठहरा हुआ रहता है और पानी वहाँ से गिरने लगता है, तो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देता है। हम लोग एग्जाम्पल बी देखते हैं। जब किसी गेंद को नीचे से ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे गिराते हैं तो गतिज ऊर्जा में कमी या वृद्धि क्रमशः स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि या कमी के बराबर होता है। ये दोस्तों आइए हम लोग बोर्ड पे देखते हैं, इसको बोर्ड पे समझाते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल सी को। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब उसकी कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, यानी अचर रहती है, उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखते हैं हम लोग दक्षता। क्या है दक्षता? दक्षता परसेंट बराबर क्या होता है दोस्तों? आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100। आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100, बस यही याद रखना है। अब फिर से न्यूमेरिकल आ गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग दक्षता के बारे में जानेंगे। दक्षता परसेंटेज में होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100। इसी पे क्वेश्चन बनता है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन किसी विद्युत स्रोत से 1 किलोवाट की शक्ति लेकर 1 एचपी की शक्ति देता है। इस मशीन की दक्षता परसेंटेज क्या होगी? तो पहले लेता कितना है वो? इनपुट कितना? 1 किलोवाट। कितना लेता है? 1 किलोवाट। और शक्ति देता कितना है? 1 एचपी। 1 एचपी। तो 1 एचपी बराबर कितना वाट होता है? 1 एचपी बराबर होता है 746। और 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो 1000 वाट। कितना होता है? 1000 वाट। और इंटू 100, 0000 खत्म, कितना हो गया? 746/10, यानी कि 74.6%। दक्षता कितना हो जाएगा? 74.6%। तो देखते हैं दोस्तों हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक व्यक्ति 10 मिनट में 200 जूल कार्य करता है, दूसरा व्यक्ति 20 मिनट में उसी कार्य को करता है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य महत्तम होगा। यानी कि दोनों में से सबसे ज़्यादा कार्य किसने किया? दोनों बराबर किया दोस्तों, क्योंकि कार्य जो है समय पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि कार्य बराबर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या होता है? बल गुने विस्थापन, वहाँ पे समय नहीं आता, इसलिए दोनों के द्वारा किया गया कार्य समान होगा। देखिए सॉल्यूशन, कार्य का मान समय पर निर्भर नहीं करता, अतः दोनों व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य समान होगा। जब कोई व्यक्ति चढ़ान पर चढ़ता है या उतरता है तो कुल ऊर्जा नियत रहता है, क्योंकि चढ़ान पे चढ़ेंगे तो टाइम
ज़्यादा लगेगा और नीचे आएंगे तो टाइम कम लगेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि टाइम से कार्य का कोई संबंध नहीं है। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुने विस्थापन। अब हम लोग आवेग को देखेंगे, अब हम लोग आवेग को जानेंगे। बल और समय के गुणनफल आवेग कहलाता है। बल और समय के गुणनफल आवेग कहलाता है। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुने समय। अब इसका अगर एसआई मात्रक देखें हम लोग, आवेग का एसआई मात्रक, तो बल का क्या होता है? न्यूटन, और समय का सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड। अगर दूसरा देखें तो बल का क्या होता है? बल का होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इधर एक सेकेंड और है, तो क्या हो गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। आवेग का विमा सूत्र क्या होगा? किलोग्राम का एम हुआ, मीटर का एल हुआ, और प्रति सेकेंड है, यानी कि टाइम पे -1, टाइम पर पावर -1। आवेग जो है एक सदिश राशि है। आवेग क्या है? एक सदिश राशि है। अब देखिए दोस्तों, एक नोट में दिया हुआ है, अगर कोई खिलाड़ी कैच लेना चाहता है तो वह अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, जिससे समय का मान बढ़ता है और लगने वाला बल घटता है, जिससे कैच आसान से पकड़ा जाता है। अब देखिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? बल गुने समय। अगर समय को ही बढ़ा दिए तो बल तो उसको कम लगेगा ही लगेगा। यही है इसका लॉजिक। अब हम लोग शक्ति को देखेंगे। शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बटा समय। क्या होता है? कार्य बटा समय। अब अगर इसको हम लोग और डिटेल्स में देखें तो क्या होता है? W यानी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? बल गुने विस्थापन। ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे, बल गुने विस्थापन इंटू कॉस थीटा, और टी तो नीचे है ही, टी लिख दिए। अब यहाँ पे बल को रहने दिए, और उसके बाद विस्थापन बटे टाइम किए हुए हैं। विस्थापन बटे टाइम का क्या होता है? विस्थापन बटे समय क्या होता है? वेग होता है। तो यहाँ पे अब एक फार्मूला और निकल के आया, शक्ति बराबर बल गुने वेग, और कॉस थीटा का तो कॉस थीटा था ही, तो यहाँ से मेरा एक और फार्मूला निकला। क्या निकला है? तो शक्ति बराबर बल गुना वेग कॉस थीटा। शक्ति का एसआई मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड होता है। या फिर एक और इसका कहें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यू होता है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यू। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। और एक एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। तो शक्ति का हम लोग के पास 3 एसआई मात्रक आया। एक जूल प्रति सेकेंड, पहला जूल प्रति सेकेंड, दूसरा आया किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यू, और तीसरा आया वाट। सबसे ज़्यादा वाट ही पूछा जाता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट। अब शक्ति का विमा सूत्र हम लोग देखते हैं। शक्ति का विमा सूत्र, तो किलोग्राम है तो m हो गया, मीटर स्क्वायर है तो l पर पावर 2 हो गया, और प्रति सेकंड q दिया हुआ है तो टाइम पर पावर -3 का हो जाएगा। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक अश्व शक्ति HP होता है दोस्तों। एक HP बराबर 746 वाट होता है। एक HP बराबर 746 वाट होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा शक्ति का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, तो आपको अश्व शक्ति मारना है, वाट नहीं मारना है। शक्ति का औद्योगिक मात्रक भी अश्व शक्ति होता है। शक्ति का औद्योगिक मात्रक भी अश्व शक्ति होता है। जैसे कि हम लोग औद्योगिक में क्या मोटर लगाते हैं, मोटर को हम लोग क्या चीज़ में मापते हैं? HP में मापते हैं। जनरेटर या मोटर की शक्ति को HP में व्यक्त किया जाता है, जैसे कि हम आपको पहले ही बताएं कि जनरेटर या फिर मोटर की शक्ति को HP में व्यक्त किया जाता है।
अधिक क्षमता वाले जनरेटर या ट्रांसफार्मर की शक्ति को किलोवाट में व्यक्त किया जाता है। अधिक क्षमता शक्ति वाले जनरेटर या ट्रांसफार्मर की शक्ति को किलोवाट में व्यक्त किया जाता है और बड़े यंत्रों की शक्ति को एचपी में व्यक्त किया जाता है। शक्ति का सवाल, अगर शक्ति का सवाल हम लोग को बनाना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh/t। जब शक्ति का हम लोग अभी बनाएंगे, जब न्यूमेरिकल बनाएंगे उस समय इस फार्मूला का यूज होगा mgh/t। अब हम लोग संवेग संरक्षण का सिद्धांत देखेंगे। संवेग संरक्षण का सिद्धांत एक और नहीं, जैसे कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं तथा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब हम लोग संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें हम लोग को क्या जानना है कि ये जो संवेग संरक्षण सिद्धांत है ये न्यूटन के तृतीय गति का नियम को पालन करता है। बस इतना ही देखना है इसमें। रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के तृतीय गति नियम का दूसरा रूप है और तृतीय गति नियम के सभी उदाहरण को इस सिद्धांत में समझा जा सकता है। जितना भी न्यूटन के तृतीय नियम में जो उदाहरण है वो संवेग संरक्षण का ही उदाहरण है। हम दोनों को एक दूसरे में एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब ये खत्म हो गया दोस्तों। अब देखते हैं, कुछ नोट में दिया हुआ है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा, जिसे सामान्य भाषा में एक यूनिट कहते हैं। सामान्य भाषा में एक यूनिट कहते हैं। विद्युत ऊर्जा में खर्च को किलोवाट घंटा या यूनिट में व्यक्त किया जाता है। विद्युत ऊर्जा के खर्च को किलोवाट घंटा या फिर यूनिट में व्यक्त किया जाता है। जैसे हम लोग का घर में बिजली का खर्च होता है तो उसको यूनिट में हम लोग मापते हैं या फिर किलोवाट घंटा में मापते हैं। अब देखते हैं 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा पहले यहाँ पर बता दिया गया, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। वही 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। उसके बाद 1 किलोवाट घंटा बराबर हम 100 वाट इंटू घंटा कर सकते हैं, क्योंकि 1 किलोवाट बराबर 100 वाट होता है, 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। और घंटा को रहने दिए। अगर हम लोग को घंटा को इंटू करना है सेकेंड में लाने के लिए तो 3600 से इंटू करेंगे। उसी तरह इसको निकालना है आगे इसको हम बोर्ड पे बताएंगे। अब अगर हमको नंबर ऑफ यूनिट निकालना हो, जैसे बिजली का बिल आता है, कितना का आता है, अगर वो निकालना हो तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। जितना कुछ दिया रहे, इस फार्मूला का चक्कर में नहीं पड़ना है। जितना कुछ दिया रहे उसको लिख देंगे और बाय 1000 कर देंगे। जितना भी दिया रहे सबको लिख देंगे और बाय 1000 कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन है 100 वाट के 5 बल्ब को प्रत्येक दिन 10 घंटे जलाते हैं तो माह के अंत में कुल कितना विद्युत ऊर्जा पर खर्च आएगा यदि 1 यूनिट का मूल्य 2 रुपया हो। 1 यूनिट का मूल्य 2 रुपया हो तो कितना वाट है, 100 वाट, उसको लिखे। उसके बाद कितना बल्ब है, 5, तो उसको इंटू किए। उसके बाद कितना घंटा है, 10 घंटा, उसको लिखे। कितना माह, 1 माह बोला है, 1 माह, तो 1 माह में कितना दिन, 30 दिन, उसको लिखे और बाय 1000 रुपया 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 यूनिट। कितना आ जाएगा, 150 यूनिट। और प्रत्येक यूनिट का खर्च कितना है, 2 रुपया, तो इंटू करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, 300 रुपया। ठीक है दोस्तों।